आइए अब चलते हैं मैथ पढ़ने हम लोग, ठीक है। मैथ में हम पहले शायद बता चुके हैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कंपटीशन के आधार पर, जिसमें से उसमें सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। यह भी चैप्टर एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। और यह चैप्टर इस पूरे मैथ का सबसे लंबा चैप्टर भी माना जाता है, तो इसमें लंबा समय लग सकता है, इसके क्लास लंबे समय तक चल सकता है, यहाँ तक एक महीने तक इस चैप्टर का क्लास चलता है ना। और चलेगा भी, जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग का भी क्लास चलेगा, क्योंकि इसमें से एक सब्जेक्ट सब कुछ हमको पढ़ लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है संख्या पद्धति में, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, सीखना समझना है ना, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति के सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले क्या कि ये मतलब जो संख्या है, हमें संख्या के बारे में ही तो पढ़ना है, संख्या है क्या, है ना, इसकी संख्या किसे कहते हैं, है ना, इसकी पहचान क्या होती है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है ना, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या है ना, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंक। ठीक है, अंक जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा परिभाषा ज़्यादा मिलेगा ना। तो परिभाषा तो है, लेकिन आप समझ के पढ़ेंगे ना तो उम्मीद है कि परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा, है ना। उसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस समझना है ना। दोस्तों, आप मैथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें अंकों का प्रयोग, संख्याओं के बारे में आप लगभग इसे वाकिफ़ हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। फिर भी एक बार हम चर्चा कर देते हैं ताकि जिनको ना पता हो उनको पता हो जाए, जिनको पता है उनको भली बात फिर से उनके माइंड तरोताज़ा हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अंक है क्या, हाँ, अंक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा गणितीय चिन्ह है, ये एक ऐसा गणितीय प्रतीक है जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है ना, या संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, अंक कहेंगे, है ना। मतलब जो संख्या होगी, संख्या का प्रतीक चिन्ह, ये क्या है, जो संख्याएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, है ना, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही क्या हो गया हमारा, वही अंक है, वही क्या आपका, वही अंक है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका अंक है। अर्थात अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10। कुल कितने अंक है आपके, 10, ठीक है। सुनिए को सम्मिलित करके, तो अंक पहचान कर लेंगे आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है कि संख्या, क्योंकि संख्या को तो ये प्रदर्शित करता है, लेकिन संख्या है क्या, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं हम लोग, ये संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि संख्या जो है एक ऐसी गणितीय चिन्ह है जो वस्तुओं को गणना करने, मापने एवं वस्तु के परिमाण को नामकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जिन वस्तुओं को हमें काउंट करना होता है, जिन्हें हमें गणना करना होता है ना, और गणना करने के बाद से उसके परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब उसका जो परिमाण आता है, उसका जो मात्रा आता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना, वो आपका संख्या होता है। वो क्या होता है आपका, वो संख्या होता है। मतलब यह एक तरह से परिमाण को प्रदर्शित करता है, वस्तुओं के परिमाण को प्रदर्शित करता है, क्वांटिटी को शो करता है यह, है ना। और उसके प्रतीक के रूप में जिसका प्रयोग करेंगे वही क्या होगा हमारा, वही संख्या होगा। अर्थात वस्तु आपका 1 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20, 50, 100, 1000, लाख, अर्थात असंख्य वस्तु हो सकते हैं। तो उनको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो हमारी क्या है, वही संख्या है। अर्थात एग्जाम्पल, वस्तुओं की
गणनात्मक परिमाण को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह। तो वस्तु को गणना करने के बाद से उसका जो परिमाण आता है, उसका जो मात्रा आता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही चिन्ह हमारा संख्या कहलाता है। वही चिन्ह क्या होता है हमारा? वो संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, है ना, असंख्य। मतलब बहुत है, जितने है वो असंख्य है ना। आप काउंट करते रह जाएंगे, कहीं ख़त्म होने ही वाला नहीं है, इसलिए आप उसको असंख्य कह सकते हैं ना। तो उम्मीद है कि आपको यह स्पष्ट हुआ होगा, संख्या के बारे में आप आसान कर लेंगे। अब जानेंगे हम लोग क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है ना, या संख्या के बारे में कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है ना। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पद्धति का मतलब होता है एक तरह से तरीका हो गया, मतलब संख्याओं को के बारे में अध्ययन करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं, वो तरीका हमारा संख्या पद्धति कहलाता है ना। तो उससे गौड़ा नहीं है। अब है हम लोग का संख्या के प्रकार ना। संख्या के प्रकार मतलब जो संख्या हम लोग प्रदर्शित किए हैं, तो है ना, इसमें से अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग गुण वाली संख्या है ना, अलग अलग परिमाण को शो करता है, इसलिए इसके प्रकार के बारे में जान जाएंगे हम लोग। संख्या के प्रकार। संख्या मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। संख्या मुख्यतः कई प्रकार की होती है ना, कई प्रकार की, जिसमें से सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अर्थात प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती क्या है देख लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हो, या जो खुद ब खुद मानवों के बीच प्रचलन में आ गई हो, या ऐसी संख्या जिसका आविष्कार कोई मानव न किया हो, अर्थात तो भगवान द्वारा आविष्कार हुआ हो या अपने आप प्रचलन में आ गई हो, तो वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सामान्यतः ऐसा हम कह सकते हैं, है ना, जो खुद ब खुद मानव के बीच प्रचलन में आ गई है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, है ना। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, एक से अनंत तक की संख्याओं के सम्मिलित समूह को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा रूप क्या हुआ, एक से अनंत तक की, एक से अनंत तक की संख्याओं का जो सम्मिलित समूह हुआ, वही आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। शून्य को छोड़ दीजिए, शून्य को छोड़कर जितनी संख्याएं आपके सामने आएंगी, वही सारी की सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डायरेक्ट कहाँ तक, अनंत तक, ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पहचान लेंगे। अब इससे कभी कभी क्वेश्चन बना सकता है, या कोई आपसे पूछ सकता है, पूछेगा क्या, कहेगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, एक ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, बड़ा छोटा पहचान करने का तरीका क्या हुआ, इसको हम एक सीक्वेंस में लिखे हैं और इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है, इस क्रम में लिखे हैं। तो जब आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में किसी समूह को यदि लिखते हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला पद होता है, बाएं से सबसे पहला पद जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और दाएं से जो सबसे पहला पद होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है। इसको हम अपरिभाषित कर सकते हैं, अनंत कर सकते हैं, अर्थात नहीं बता सकते हैं, CND कर सकते हैं, कैन एंड डिटरमाइंड, अर्थात इसको बताना संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना बड़ी संख्या लिखेंगे उससे भी बड़ा कोई होगा, उससे यदि बड़ा लिखते हैं तो उससे भी बड़ा कोई ना कोई होगा, अर्थात इसको परिभाषित करना संभव नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है,
अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, पहचान कर लेंगे। कहेगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या आपका 3 है, पहचान कर सकते हैं। दूसरा आता आपका इसमें कृत्रिम संख्या, अर्थात इससे कहते हैं हम आर्टिफिशियल। कृत्रिम संख्या किसे कहते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल आर्ट, है ना, अर्थात इसका मतलब ये कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो सामान्यतः कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका आविष्कार मानव द्वारा किया गया हो, तो संख्या आपकी कृत्रिम संख्या कहलाएंगे। और जिस संख्या का आविष्कार कोई मानव किया हो तो वही संख्या आपकी कृत्रिम संख्या कहलाएगी। तो कौन सी संख्या है जिसका आविष्कार मानव किया है? तो वो संख्या हमारी शून्य है, केवल शून्य है। अर्थात शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार हम कह सकते हैं अपने ही देश में इसका आविष्कार हुआ था, और वो थे हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, है ना। अर्थात शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप बता सकते हैं शून्य का आविष्कार भारत देश में हुआ। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आप बता सकते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। कई लोगों का ये मानना है कि शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त को भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले शून्य का श्रेय तो आर्यभट्ट ने ही दिए थे, लेकिन उसको सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, उसके बारे में एक मेथोडिकल प्रोसेस, है ना, मतलब कि विधि विधान के तहत, है ना, उसको परिभाषित किए ये ब्रह्मगुप्त जी ने। इसलिए कई लोगों का मानना ये भी है कि शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया, लेकिन ब्रह्मगुप्त जी से पहले इसकी चर्चा आर्यभट्ट ने कर दिए थे, शून्य के बारे में बता दिए थे। इसलिए हम आर्यभट्ट को कह सकते हैं कि शून्य का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। यदि ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा आपको, तो अब आप क्या कहेंगे? उस स्थिति में आप ब्रह्मगुप्त कहेंगे कि शून्य के आविष्कारक कौन थे? ब्रह्मगुप्त। कब कहेंगे? जब ऑप्शन में आर्यभट्ट नहीं है तो, है ना। यदि ऑप्शन में है आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट पर टिक करेंगे। ठीक है, कृत्रिम संख्या पहचान कर लेंगे। अर्थात इकलौती कृत्रिम संख्या कौन सी है? शून्य। शून्य एक इकलौता कृत्रिम है ना। शून्य इकलौता अकेले है, तो ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। अर्थात आपसे बड़ा छोटा पूछा जाए तो यानी उसी को बताएंगे, क्योंकि वो अपने आप में अकेले हैं। ठीक है, पहचान कर लेंगे कृत्रिम संख्या। आगे चलते हैं, अगला रहेगा आपका तीसरा। मतलब जैसे शून्य का आविष्कार हुआ तो हमको ये जानकारी मिल गया कि जितनी संख्या हैं उस शून्य के सारे हम आसानी से काउंट करने लगे, है ना। अर्थात तो इससे ये आभास हुआ कि अब संख्याओं के बारे में हमें पूरी जानकारी हो गई। मतलब हम कितनी भी मात्रा में वस्तु क्यों ना आ जाएँ, उन सभी वस्तुओं को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसे कहा गया पूर्ण संख्या। मतलब संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी। ठीक, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं देख लीजिएगा। सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा उसे ही पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ लगा दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता था और इसके पहले शून्य लगा दिए तो ये हो गया आप शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्ट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इन सभी संख्याओं का जो सम्मिलित समूह है इसे ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ये क्या हमारा? ये पूर्ण संख्या है। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात दूसरे रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो या मूल रूप में हो, तो जिसका खंड न किया गया हो, अर्थात वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, तो वही संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जिस संख्या का खंड किया गया ना हो, वह अपने मूल रूप में हो, मतलब जैसे वह उत्पन्न हुई थी उसी रूप में वो प्रयोग की गई हो, तो इसलिए उस संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे।
जैसे एक जैसे उत्पन्न हुई थी वैसे ही की वैसे यदि है तो उसे पूर्ण कहेंगे। लेकिन यदि एक को हम 1/2 कह देंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे तो आपका पूर्ण में काउंट नहीं होगा, पूर्ण में काउंट नहीं होगा ना। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता चल गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा 2 रूपों से बता सकते हैं। पहला था कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा वो आपका पूर्ण संख्या होगा। या दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो अपने आप में मूल रूप में हो, या ऐसी संख्या जिसका खंड न किया गया हो, या ऐसी संख्या जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, तो ये संख्या क्या होती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल यही दे सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डायरेक्ट इनफाइनाइट तक, ये सारी संख्या क्या आपकी, ये सारी संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। मतलब अब यहाँ से निष्कर्ष आपका ये भी मिला कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब प्राकृतिक संख्या का जो समूह था वो सारा का सारा पूर्ण संख्या में आ गया, है ना। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। सभी पूर्ण को प्राकृतिक नहीं कहेंगे, कुछ पूर्ण को प्राकृतिक कह सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक को पूर्ण नहीं कहेंगे, है ना। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शून्य जो प्राकृतिक है ये नहीं है। शून्य पूर्णतः है लेकिन शून्य प्राकृतिक नहीं है। इसलिए निष्कर्ष यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है। कोई पूछे आपसे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो कहेगा क्यों नहीं हो सकती है, तो आप बताइएगा कि शून्य पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं आता है, क्योंकि वह कृत्रिम संख्या है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इतना स्पष्ट है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब जब संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी हो गई तो इसमें अब इनको कई भागों में वर्गीकृत करके फिर अध्ययन किया गया। इन्हें भी कई भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया गया। तो वो कैसे, तो वो सबसे पहले ये देखा गया, इसका सबसे पहली संख्या लेके शून्य से इन सभी संख्या में भाग देकर चेक किया गया। 0 से 0 में भाग दीजिए, 1 में 0 से भाग दीजिए, 2 में 0 से भाग दीजिए, 3 में 0 से भाग दीजिए, 5 में 0 से भाग दीजिए, 4 में 0 से भाग दीजिए, 6 में 0 से भाग डायरेक्ट इनफाइनाइट तक। मतलब इन सभी संख्याओं में 0 से यदि हम भाग देते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है। भाग देने का मतलब ये हुआ, भाग हम तभी दे सकते हैं जिसका पहाड़ा बना हो। भाग देने का मतलब पहाड़ा पढ़ना, नीचे वाले का ऐसा पहाड़ा पड़े कि ऊपर ला जाए, यही होता है ना भाग का तरीका। तो यहाँ पर देखिए आप कि हमें 0 से भाग देना है और 0 का पहाड़ा आज तक बना ही नहीं है। 0 के पहाड़े को अभी तक परिभाषित किया ही नहीं गया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब 0 का पहाड़ा अभी तक परिभाषित ही नहीं किया गया है ना, तो इसमें हम भाग कैसे दे सकते हैं। जब भाग दे ही नहीं सकते हैं तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं अपरिभाषित। क्या कहेंगे, अपरिभाषित। यहाँ से निष्कर्ष मिलता आपका कि निष्कर्ष लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, है ना, लिख ही लीजिए आप, है ना। निष्कर्ष ये लिखिए कि 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल अपरिभाषित आता है। भागफल अपरिभाषित आता है, मतलब भाग जा ही नहीं सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, ध्यान पर रहेगा। दूसरा देखिएगा, एक निष्कर्ष यहीं से फिर देखते 0 से निष्कर्ष, है ना। 0 को किसी संख्या के आगे लगाने पर, 0 को किसी भी संख्या के आगे लगाने पर उसका मान 10 गुना से बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 है, इसके आगे 0 लगा दिए, क्या हो गया, 10 हो गया। 2 है, 2 के आगे 0 लगा दिए, क्या हो गया आपका, 20 हो गया। मतलब 2 का 10 गुना 20। तो यहीं से निष्कर्ष निकलता आपका कि 0 को किसी संख्या के आगे लगाने पर उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि उसका मान 10 गुना से बढ़ जाएगा।
10 गुना हो जाएगा। ठीक है, या 2 शून्य लगाएगा तो 100 गुना हो जाएगा, 3 शून्य लगाएगा तो 1000 गुना हो जाएगा। ऐसे निष्कर्ष बता सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ फिर, शून्य से किसी भी संख्या में यदि गुणा किया जाए, शून्य से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य यानी प्राप्त होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, वो गुणनफल हमेशा क्या होगा, गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात शून्य से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। ये भी निष्कर्ष हो गया। एक निष्कर्ष और देखिएगा आप ना, शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या के पहले लगाते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी संख्या के पहले यदि शून्य को लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे उसके मान पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, एक चीज़ निष्कर्ष यहाँ से और निकलता है, आप से कोई कहेगा कि यदि एक शून्य में अपरिभाषित से भाग दे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, शून्य में अपरिभाषित से भाग दे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, है ना। तो देखिए इसको हल करते हैं। शून्य में अपरिभाषित का मतलब ये हुआ, आप 1/0 कह सकते हैं। अपरिभाषित का मतलब ये हुआ ना कि किसी संख्या में शून्य से भाग दिए तो उसी का मान अपरिभाषित होता है। अब इसको हल करने का तरीका ये सबसे ऊपर चला गया, शून्य गुणे शून्य बटा में 1, 0/1, अर्थात शून्य में किसी संख्या से भाग दिया तो निष्कर्ष क्या मिलता है आपका, शून्य। तो यदि कोई आपसे कहे कि यदि शून्य में अपरिभाषित से भाग देते तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, तो कह देंगे आप शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, दूसरी भाषा में आप यानी यदि पूछा जाए कि अपरिभाषित में यदि शून्य से भाग देते तो निष्कर्ष क्या मिलेगा यदि अपरिभाषित में शून्य से भाग दिया जाए तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, कह सकते हैं अपरिभाषित का मतलब 1/0 आप लिख सकते हैं और उसके बट्टा में 0 है। अब ये 0 चला जाएगा नीचे वाले में, 1/0 × 0 कह सकते हैं, तो 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग देते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या मिलता है, अपरिभाषित। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या मिला आपका, है ना, कि अपरिभाषित में शून्य से भाग दे तो अपरिभाषित, और शून्य में अपरिभाषित से भाग दे तो शून्य। मतलब जिससे भाग दिया जाए निष्कर्ष वही मिल रहा है। शून्य में आप परिभाषित से भाग देंगे तो शून्य, और अपरिभाषित में यदि शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित। तो ये निष्कर्ष आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पहला स्थिति पता चल गया कि पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो क्या निष्कर्ष मिलता है, देख गया। अब शून्य में 1 से भाग देते हैं, सॉरी इस पूर्ण संख्या के समूह में आप 1 से भाग दीजिएगा। जैसे शून्य में 1 से भाग दिया हम, 1 में 1 से भाग दिए, 2 में 1 से भाग दिए, 3 में 1 से भाग दिए, 4 में 1 से भाग दिए, 5 में 1 से भाग दिए, डाट तक, है ना। तो शून्य में यदि 1 से भाग देते हैं तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, शून्य। 1 में 1 से भाग देंगे निष्कर्ष नहीं 1 मिलेगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2 मिलेगा, 3 में 1 से भाग देंगे 3 मिलेगा, 4 में 1 से भाग देंगे 4 मिलेगा, 5 में 1 से भाग देंगे 5 मिलेगा। अर्थात आपको यहाँ से निष्कर्ष ये दिखा कि किसी भी संख्या में यदि 1 से यदि हम भाग देते हैं तो भागफल खुद वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब स्वयं वो संख्या प्राप्त होती है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि किसी संख्या में यदि 1 से भाग दे तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, तो कह सकते हैं कि स्वयं वो संख्या ही मिलेगी, स्वयं वही संख्या मिलेगी, है ना। तो यह स्पष्ट है, ठीक है, ये निष्कर्ष लिख सकते हैं ना। ऐसे जो चीज़ें बता रहे हैं ना, जो परिभाषा मिल रहा है या जो निष्कर्ष हम दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं, है ना, लिखने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें हम PDF अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप उसमें से लोड करके पढ़ सकते हैं, है ना, रिटर्न में। ठीक है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। नहीं लिखेंगे, लिखा लिखाया चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसका PDF पड़ा रहेगा, आप उसको लोड करिए और आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है,
अब उन्हीं पूर्ण संख्या के समूह में हम 2 से भाग देते हैं। 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 डाटा 10 तक। अब ये देखिए, शून्य में तो किसी संख्या से भाग देते तो शून्य मिलता, अब इसको हटा ही दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, यह अपवाद है। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। 2 में 2 से भाग देंगे, 2 के पहाड़े में 2 आता है, अर्थात ये कट जाएगा। 3 के यानी 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, नहीं कटेगा। 2 के पहाड़े में 4 आता है, कट जाएगा, है ना। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। अर्थात यहाँ से अब एक चीज़ आपको निष्कर्ष मिला कि जब इन संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम 2 से भाग देते हैं, यदि हम 2 से भाग देते हैं तो निष्कर्ष हमें ये दिखता है कि एक के बाद एक संख्या 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, जबकि एक के बाद एक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। अर्थात तो यहाँ से 2 निष्कर्ष हुआ। 2 निष्कर्ष में से एक को कहते हैं हम सम संख्या, दूसरे को कहते हैं विषम संख्या। सम संख्या कहिए अर्थात इवन नंबर, और दूसरा है आपका विषम संख्या मतलब ओड नंबर। यहीं से 2 निष्कर्ष मिला। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो गया आपका कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाती है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डाटा इनफाइनाइट तक। फिर विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। उससे क्या कहेंगे हम, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनफाइनाइट तक। अर्थात इन प्रत्येक संख्याओं में 2 का अंतर होता है ना। कोई पूछे कि समक्रमागत संख्या यानी क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, तो आप हमेशा 2 बताएंगे। कोई पूछे आपसे कि क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 2 होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, सम संख्या। कोई आपसे पूछे है ना 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो क्या कहेंगे आप, विषम संख्या। कोई आपसे पूछे कि एक विषम तथा एक सम संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो आप कहेंगे सम संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका, है ना। तो इसमें आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इतना चीज़ आप याद करिए। उसके बाद से फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।